हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है, जिनका जन्म 20 मई 1900 20 मई 1900 उत्तराखंड कौसानी अल्मोड़ा में हुआ और मृत्यु 28 दिसंबर 1977 28 दिसंबर 1977 में हुई। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति क्षण क्षण में अपना रूप बदलती रहती है। कवि ने ऐसे ही अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों का सुंदर ढंग से चित्रण किया है। कवि ने पहाड़ों को मानवीकृत रूप में मानव के रूप में चित्रित करते हुए पहाड़ों की चोटी पर खड़े विशाल वृक्षों का वर्णन करते हुए उनके मन की इच्छाओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़। कवि यहाँ कह रहे हैं कि पावस ऋतु थी मतलब वर्षा की ऋतु थी। पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पर्वत प्रदेश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, तो प्रकृति जो थी वो अपना रूप पल पल बदल रही थी। कभी धूप आ रही थी, कभी बादल आ रहे थे। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार मतलब करधनी के आकार की, करधनी मतलब कमर में पहनने वाला एक आभूषण। तो इस आकार के पर्वत अपने सहस्त्र अपने हजार द्रग मतलब आँख, सुमन फाड़, सुमन मतलब फूल। तो यहाँ कवि पर्वत के आकार को बता रहा है कि करधनी के आकार का है और उस पर सहस्त्र हजारों फूल खिले हुए हैं जो पर्वत की आंखों की तरह लग रहा है। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, अवलोक रहा है मतलब देख रहा है बार बार। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, अपने ही आकार को नीचे जल में। जिसके चरणों में पला ताल, उसके चरणों में एक तालाब है जिसका पानी इतना स्वच्छ है कि वह दर्पण की तरह लग रहा है और फैला हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत एक पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु का समय था तथा पर्वतीय क्षेत्र था। ऐसे समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी। ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वो पर्वत की आंखें हो और पर्वत अपनी उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा हो। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब आईने के समान दिखाई दे रहा था। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत से जो झरने बह रहे हैं उनके झरझर की आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि वो गिरी का गौरव मतलब पर्वत का महिमा का बखान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और मस्ती में हमारे नस नस में उत्तेजना मतलब जोश, उत्साह, उमंग भर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, पर्वत से बहने वाले ये झाग भरे जो निर्झर हैं, निर्झर मतलब झरने हैं, वह मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लगते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, गिरिवर मतलब पर्वत के, उर मतलब हृदय से, उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर मतलब पेड़। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि पर्वतों के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं ऐसा लग रहा है कि वे पेड़ों के मन की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, वो ऐसा लग रहा है कि वो झांक रहे हैं, देख रहे हैं, नीरव मतलब शांत, नभ मतलब आकाश पर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, एक टक, अनिमेष मतलब एक टक, अटल कुछ चिंता पर, लेकिन कुछ चिंता करते हुए शांत आकाश की ओर ये बड़े बड़े पेड़ ऐसे आकाश की तरफ देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कुछ रहस्य आकाश के जानना चाहते हों। भावार्थ, कवि कहता है कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज़ को सुनकर
ऐसा लगता है मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। उनकी आवाज़ को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है तथा मन उत्साह एवं उमंग से भर जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी है। ये शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हों। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि भूधर मतलब पहाड़ ऐसा लग रहा है अचानक से उड़ गया हो, क्योंकि उसके चारों तरफ बादल छा गए हैं। वर्षा ऋतु के बाद पहाड़ के चारों तरफ बादल छा जाने से बादल दिखाई नहीं दे रहा है। फड़का अपार पारद के पर, पारद मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के पर मतलब पंख। तो मर्क्यूरी कैसा होता है? चमकीला सफ़ेद होता है। तो ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद पारे के समान चमकीले पंख लगाकर फड़फड़ाकर पहाड़ आकाश की ओर उड़ रहा है। रव शेष रह गए हैं निर्झर, निर्झर के रव शेष रह गए। रव मतलब आवाज़ केवल शेष रह गई है टूट पड़ा भू पर अंबर। और ऐसा लग रहा है कि भूमि पर आकाश गिर पड़ा है, टूट पड़ा है। धस गए धरा में सभय शाल, जो शाल के वृक्ष हैं वह धरा में धरती में धस गए हैं। सभय मतलब भय के साथ, भयभीत होकर। उठ रहा धुआं जल गया ताल, धुआं ऐसा उठ रहा है तालाब से कि ऐसा लग रहा है कि तालाब जल गया है, उसमें आग लग गई है। यूं जलद यान में विचर विचर, जलद मतलब बादल, तो बादलों रूपी विमान में विचर कर मतलब घूम घूम कर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, मतलब इंद्र जादू दिखा रहा है। पल पल में जो दृश्य है वह परिवर्तित हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बादल रूपी विमान में बैठकर इंद्र जादू दिखा रहा हो। भावार्थ, कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। झरनों की तो केवल आवाज़ ही सुनाई दे रही है, अर्थात वही शेष रह गई है। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। शाल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।